1972 में पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म होता है। ए.के. रॉय, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो इस त्रिमुंड के नेतृत्व में उस संगठन का गठन हुआ और यह संगठन भी झारखंड मांग में सम्मिलित रहा। इस तरह 1986 का भी दौर आया जब शहीद निर्मल महतो के दिमाग में ये बात आई कि शायद इसमें युवाओं का नेतृत्व अलग से हो, तब जाकर के ये झारखंड अलग प्रांत का मंजिल को पा सकेगी। तो उनके नेतृत्व में उन्होंने सुर सिंह बेसरा, बबलू मुर्मू और हरिशंकर महतो 3 आदमियों को वे असम तत्कालीन आसू आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से संपर्क कर सीख लेने के लिए भेजे थे और यहाँ आकर अलग से उनके मार्गदर्शन पर ही आजसू के रूप में एक संगठन खड़ा होकर युवाओं ने नेतृत्व को एक लड़ाई लड़ी और झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं के साथ में, करो या मरो के नारा के साथ में झारखंड आंदोलन का रूप हुआ और एक उग्र रूप भी लिया। तत्कालीन रेल रोको, नाकेबंदी वगैरह चला और यही वह दौर था। इसे लंबी मांग को सारे देश में जाना गया। उससे पहले तक झारखंड के नाम से कोई मांग भी है इस भारत देश के अंदर में, ये जानकारी भारत के किसी कोने में नहीं थी। आज मेरे सामने जो आजसू के जो इस कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय रहा, जो जिस समय झारखंड अलग राज्य का मांग किया जा रहा था, उस समय आजसू के जो एक लीडर के रूप में या अगुवाई के रूप में इस कोल्हान क्षेत्र में थे। तो उसका परिचय के साथ वो उसका कार्यकाल में उन लोग कैसा काम किया उसी बिंदु को लेकर के, और साथ में अभी जो खरसवां शहीद स्थल है, जो खरसवां गोलीकांड 1 जनवरी 1948 को जो घटना हुआ है, उसी मुद्दों को लेकर के भी हम उनसे जानने से मूल्यवान विषय वस्तु के ऊपर बातचीत का क्रम शुरू किए हैं। उनको मैं हृदय से, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सनातन सिंह कुंटिया, आजसू भूतपूर्व कार्यकर्ता। राज्य अलग करने का मुख्य उद्देश्य क्या था और अलग राज्य क्यों आप लोगों ने इतना संघर्ष के बाद आज 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य हुआ, थोड़ा जो मांगा गया और ये क्यों जरूरी था, इस बिंदु को बताइए संक्षेप में। ऐसे तो झारखंड राज्य का जो मांग क्रम है ये तो काफ़ी लंबा समय से चला है। बताते चलूँ कि आपको सर्वप्रथम इसे झारखंड राज्य का मांग छोटनागपुर उन्नति समाज नामक एक संगठन से 1912 में ही शुरू हो चुका था। उसके बाद बताते चलो तत्काल ब्रिटिश भारत में ही जो बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का मिश्रित एक राज्य था, वहाँ से बिहार अलग हुआ था और इसी क्रम में उस तत्कालीन जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में वर्तमान झारखंड हुआ करता था, इनका भी कुछ हिस्सा को बंगाल और बिहार के बंटने के क्रम में बांटा गया सीमाओं को। इसको देखते हुए ही छोटनागपुर उन्नति समाज ने आवाज़ बुलंद किया कि ना हम बिहार में रहेंगे ना बंगाल में रहेंगे, हमें एक अलग से ही इस क्षेत्र विशेष का विकास के लिए झारखंड राज्य का होना अति आवश्यक है। इस समझदारी के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ, मांग बुलंद हुआ। उसी क्रम में इस मांग को कालांतर में आदिवासी महासभा, जिसका नेतृत्व मरंगोम के जयपाल सिंह के हाथों में और क्षेत्रीय नेता रहे हमारे भूतपूर्व जो कल्याण मंत्री हरिचरण सोई जी वगैरह थे, इन लोगों के हाथ में नेतृत्व रहा। उसी क्रम में फिर 40 के दशक में 1936 में पुनः बिहार से उड़ीसा का बंटवारा होता है
उस क्रम में भी इनका मांग बुलंद होता चला, चलते चलते आज़ादी तक हम पहुँचे। और उसी क्रम में जो एक आज़ादी का सांस भी नहीं ले पाए थे, जुम्मा जुम्मा आज़ादी के तुरंत बाद 9 बरस के दिन 1 जनवरी 48 को हजारों की रैली के ऊपर में इसी मांग को रखने वालों के ऊपर में गोली चला था और हजारों की संख्या में लोग हताहत हुए थे। ये घटना ब्रिटिश इंडिया में जनरल डायर द्वारा रचित घटना जालियांवाला बाग से भी ज़्यादा महत्व रखना चाहिए, क्योंकि ये तो आज़ाद भारत की एक घटना थी। और कहा जाता है कि यहाँ जो रक्त का स्राव है वो ये पैर की एड़ी तक को डुबोता हुआ बह रहा था। और प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो सर के ऊपर सर पड़े हुए थे, कोई तो आंतड़ी को हथेली पर थामे आगे भागा चला जा रहा था। लाशों के ऊपर लाश ढेर पड़े हुए थे। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि वो जो यहाँ इन लोगों को जो कुआं पर डाला गया, आज जहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है, उस कुआं को भरने के पश्चात भी 3-3 कुएं भरने के पश्चात भी जो नहीं बचे हुए लाशों को ठिकाने लगाने के लिए ट्रकों का उपयोग किया गया और ट्रकों के माध्यम से उन्हें जंगल तराइयों की ओर ले जाया गया। कहा जाता है कि जंगल के जानवर भी तत्कालीन उन लाशों को खा करके मतवाले हो गए थे। अच्छा सर, हाँ, ये और पूछना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि झारखंड अलग राज्य के लिए जयपाल सिंह मुंडा और भी उनके साथी लोग थे, क्या इसमें गैर आदिवासी जैसा कि झारखंड में तो और भी समुदाय के लोग रहते थे, क्या उन लोगों ने इस झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग राज्य का मांग को लेकर के उन लोगों ने सहयोग दिया था कि उन लोग बाद में दिया? तत्काल कहना चाहिए तो ये तो मूलतः आदिवासियों का मांग माना जाता रहा है। लेकिन ये बताता चलूँ कि जो राजा साहब थे खरसवां से श्री रामचंद्र सिंह, इनका उठना बैठना झारखंड आंदोलनकारियों के साथ रहा है, तत्कालीन हरिचरण जी वगैरह या जयपाल सिंह मुंडा वगैरह के साथ में। लेकिन जब वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उड़ीसा में आहूत हुए थे और उनसे कहा गया था कि आप इस देशी राज्य का विलय पड़ोसी राज्यों में कीजिए, उसके बाद वे अपने आप को उड़ीसा में सम्मिलित किए। तो उन्हीं का कहना था कि भाई अब तो हम मार्च कर चुके हैं अपने स्टेट को, अपने देशी राज्य को, अब झारखंड शायद संभव नहीं होगा, ये उनका कहना था। लेकिन उसी क्रम में ये मीटिंग रखी गई थी और उस पर गोलीकांड हुआ था। और झारखंड आंदोलन का क्रम उसके बाद अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के कंधे पर बागुन सुमरो, एनी होरो झारखंड पार्टी, इन लोगों के नेतृत्व में चलता रहा। और आज़ाद भारत में जब पहला बिहार विधानसभा था तो यहाँ से लगभग 18 से 20 विधायक चुन करके झारखंड पार्टी के नाम से मुख्य विपक्षी दल का बागडोर संभाले थे और वहाँ भी मांग चलता रहा। आंदोलन यहाँ भी समाप्त क्रम में आगे बढ़ता गया। 1972 में पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म होता है। ए.के. रॉय, शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो, इस त्रिमुंड के नेतृत्व में उस संगठन का गठन हुआ और यह संगठन भी झारखंड मांग में सम्मिलित रहा। इस तरह 1986 का भी दौर आया जब शहीद निर्मल महतो के दिमाग में ये बात आई कि शायद इसमें युवाओं का नेतृत्व अलग से हो, तब जाकर के ये झारखंड अलग प्रांत का मंजिल को पा सकेगी। तो उनके नेतृत्व में उन्होंने सुर सिंह बेसरा, बबलू मुर्मू और हरिशंकर महतो, 3 आदमियों को वे असम तत्कालीन आसू आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं से संपर्क कर सीख लेने के लिए भेजे थे। और यहाँ आकर
अलग से उनके मार्गदर्शन पर ही आजसू के रूप में एक संगठन खड़ा होकर युवाओं ने नेतृत्व को एक लड़ाई लड़ी और झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं के साथ में, करो या मरो के नारा के साथ में झारखंड आंदोलन का रूप हुआ और एक उग्र रूप भी लिया। तत्कालीन रेल रोको नाकेबंदी वगैरह चला और यही वह दौर था, इसे लंबी मांग को सारे देश में जाना गया। उससे पहले तक झारखंड के नाम से कोई मांग भी है इस भारत देश के अंदर में, ये जानकारी भारत के किसी कोने में नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब जो आप लोग, हाँ, जैसे जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड अलग राज्य के लिए तो मांग किया, इसके बाद खरसों में गोलीकांड हुआ, उसके बाद और अन्य समुदाय के लोगों के मिल करके पुनः आप लोग ये जो आंदोलन झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन फिर से शुरू हुआ। हाँ, वही बताते चलो। इन्हें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जन्म के साथ ही यहाँ के जो महतो नेतृत्व विनोद महतो का उदय होता है और साथ में अनेक महतो नेतृत्व और लोगों का जुड़ाव भी होता है। अन्य अन्य लोगों की समझने लगे कि सचमुच ये आंदोलन सिर्फ आदिवासियों का नहीं, झारखंड वासियों का होना चाहिए, हमें भी झारखंड के रूप में ही एक पहचान मिलना है। ये समझदारी और आई और वे साथ में धीरे धीरे उन लोग अन्य समुदाय भी झारखंड अलग राज्य के लिए जुड़े रहे आंदोलन। और ये आजसू के जन्मने के बाद ही ये जो कांग्रेस सरकार के गृह मंत्रालय में तत्कालीन गृह मंत्री जो बूटा सिंह थे, उनके नेतृत्व में त्रिपक्षीय वार्ता का शुरुआत किया गया था। उसमें झारखंड आंदोलनकारी, बिहार सरकार और केंद्र सरकार। यहाँ पर पहली बार आजसू के जो प्रतिनिधि थे सुर सिंह बेसरा, इनके माध्यम से 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन काउंसिल राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों का जो रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था सरकार के दस्तावेजों के बीच में, ये कहा गया था कि यदि झारखंड राज्य अलग होता है तो पड़ोसी राज्यों में प्रथम बिंदु के आर्थिक असंतुलन की स्थिति बनेगी। इस पर हमारे जो प्रतिनिधि थे बेसरा जी, वे उनकी ओर से खंडन किया गया कि भाई हमारे लाश के ऊपर में अगर कोई जश्न मनाए तो उसे हम कैसे स्वीकार कर सकेंगे, या बगीचे में आम का पेड़ हो और आंगन में आम का पेड़ हो और पड़ोसी उसका लाभ ले रहा हो, फल खा रहा हो, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। इस रूप में उन्होंने खंडन किया था। दूसरे बिंदु में एक रिपोर्ट था SRC का, स्टेट काउंसिल का, कि इस प्रदेश को संचालित करने के लिए कोई भाषा विशेष नहीं है। तो इस पर भी हमारे प्रतिनिधियों ने खंडन किया कि भाई तो मध्य प्रदेश रूपी जो राज्य है उसका राज्य भाषा क्या है, तो हिंदी रहा है। तो यहाँ हमारा भी प्रतिनिधियों का जवाब था कि भाई झारखंड को भी जब तक हम एक कॉमन लैंग्वेज को डेवलप नहीं करते हैं, विकसित नहीं होता है, जैसा कि हिंदी, मैथिली, ब्रज और भोजपुरी आदि कई भाषाओं के संयोग समन्वय से हिंदी का विकास हुआ है, उसी तरह यहाँ हम हो, संथाल, मुंडारी, कुड़ुक वगैरह मिला करके एक कॉमन लैंग्वेज को विकसित कर सकेंगे जो झारखंड की भाषा हो सकेगी। और जब तक विकसित नहीं होती है तब तक तो हम हिंदी से ही राज को चलाएंगे। इस रूप में SRC के को खंडन किया गया था। और यहाँ तक कि उसी काल में दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला था, तो हमारे प्रतिनिधियों का कहना था कि जब बिना आंदोलन का आप दिल्ली को राज्य का दर्जा दे सकते हैं तो झारखंड को क्यों नहीं दे सकते हैं। जबकि संविधान ये कहती है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि ऐतिहासिक रूप से अलग पहचान हो, भौगोलिक रूप से अलग पहचान हो, वहाँ के अलग वेशभूषा हो, अलग रहन सहन हो, तो उन्हें एक अलग दिशा दिया, अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। क्यों ना वो 2 या 3 राज्यों को विखंडित करके बनाया जाए। तो इसी प्रकार आप लोगों ने ये जो आजसू के माध्यम से आप लोगों ने भी ऐसा आंदोलन किया, इसके बाद आगे और क्या हुआ जो 15 नवंबर को अलग राज्य का दर्जा मिला, वहाँ तक तो बता दीजिए। हाँ, इसके बाद
राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐसा घटना होता है कि कांग्रेस का सरकार गिरता है और यहाँ झारखंड में भाजपा को एक अच्छी खासी बहुमत मिली थी तत्काल, और सरकार का गठन भाजपा का नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में बिहार से प्रस्तावना, बिहार सरकार को भी प्रस्तावना देना पड़ा संवैधानिक प्रक्रिया में कि झारखंड राज्य को बनाया जाए। और इन प्रस्तावनाओं को लेकर के इस झारखंड के जो महापुरुष रहे हैं बिरसा मुंडा जी का जो जन्म दिवस 15 नवंबर को इस राज्य का घोषणा तत्काल जो केंद्रीय भाजपा सरकार के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला, और साथ साथ में उसी क्रम में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को भी राज्य का दर्जा मिला। तो अभी आपने कहा कि जिस तरह झारखंड अलग राज्य के लिए कई वर्षों से मांग किया गया था, लेकिन 15 नवंबर को झारखंड राज्य का दर्जा मिल ही गया। तो अभी जो जिस तरह युवा लोग अपने झारखंड का इतिहास के बारे में उतना जानकारी नहीं मिल पाता है, और जो यहाँ के जो क्रांतिकारी जो वीर शहीदों का भी नाम उन लोग को उतना जानकारी नहीं हो पाते, तो इस पर क्या कमी रहा है? सरकार की ओर से क्या होना चाहिए कि झारखंड का इतिहास के बारे में हर क्षेत्रों के लोग, हर स्टूडेंट और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी ये चीज़ जानकारी होना चाहिए, उस पर थोड़ा आप बात रखिए। धन्यवाद। ये एक दूसरा सवाल रखते हैं तो ये एक तो हालांकि एक लंबा जवाब का कराम भी जा सकता है, लेकिन मैं कम से कम दुर्भाग्य है कि झारखंड बनने के बाद भी जिन भावनाओं के साथ हम झारखंड को अलग करने का सपना देखे थे कि यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार होगा, यहाँ की सांस्कृतिक पहचान होगी, यहाँ का ऐतिहासिक विकास होगा, यहाँ के लोगों का विश्वास होगा, लेकिन दुर्भाग्य आज के तारीख में अगर हम देखते हैं, परखते हैं, तो झारखंड विश्व में पहली एक ऐसी सरकार है, झारखंड राज्य में जो भी सरकार रहे हैं वे आदिवासी विरोधी रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही झारखंड अलग होता है तो उस क्रम में हम देखते हैं कि 1996 में इन लोगों के लिए जो एक पेशा कानून के रूप में जो बना, इस कानून को तत्कालीन बिहार सरकार में वासुदेव बेसरा के रीट फाइल के माध्यम से खारिज किया गया जो कानून था पंचायत राज अधिनियम, उसी अधिनियम को इस झारखंड राज्य में खारिज किया हुआ अधिनियम को पेशा के विरुद्ध, पेशा के बदले झारखंड राज्य में अपनाया गया, जो आज तक उसी पंचायत राज अधिनियम से यहाँ शासन सत्ता चल रहा है। इतना ही नहीं, जो 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आदिवासियों के विकास के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से आदिवासी विकास उपयोजना के नाम से एक फंड दिया जाता रहा है, जो भारत के आदिवासी जनसंख्या का जो प्रतिशत है उस प्रतिशत में भारत के कुल बजट का उस प्रतिशत आबादी के हिसाब से बजट को भी आकलित करके दिया जाता रहा है। उस पर भी ये बताना हम जरूरी समझेंगे कि तत्कालीन जब झारखंड की भाजपा सरकार रही है उनकी ओर से आदिवासी विकास उपयोजना को बदल करके आदिवासी क्षेत्र उप विकास योजना के रूप में लिया गया, और उस मद में आने वाले फंड को आज की तारीख में ज्वलन प्रमाण हम देख रहे हैं कि 70,000 करोड़ के खर्च पर जो रांची स्थित एरोड्रम है उसका विकास किया गया, और उसी तरह जो राज्यपाल का उद्यान है वह भी इसी मध्य के फंड से 75 75
करोड़ रुपए का खर्च करके उस उद्यान का विकास किया गया। इसी तरह उस मद का खर्च को आज यहाँ के महापुरुषों का स्टेच्यू विकास में, रोड विकास आदि आदि में खर्च किया जा रहा है। और दुर्भाग्य ये कि आज जो DMFT फंड है, यहाँ के उद्योगपति लोग जो इस क्षेत्र का विकास के लिए एक फंड देते हैं जिला कोष में, वो अभी करोड़ों के स्वरूप अभी DCO के फंड के रूप में पड़े रहते हैं। और उनका विकास भी इस पेशा कानून के हिसाब से तो ये जो यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था है, व्यवस्था प्रधान है, उन लोगों के माध्यम से खर्च होना है। लेकिन दुर्भाग्य आज तक झारखंड सरकार ने सिर्फ योजनाएं दी हैं, लेकिन नीतियाँ या नियमावलियों का गठन, चाहे बोलिए वो रोजगार की नीति हो, चाहे यहाँ की जो क्या कहेंगे व्यवस्था खनन नीति है, या फिर यहाँ की कृषि नीति हो, किसी भी तरह की नीतियों को नहीं बना पाई है। डोमिसाइल भी नहीं बना पाई है। नीतियों के स्तर पर सिर्फ योजनाओं का ही संचार। आने वाले इस सरकार से, जिसे हम अबुआ सरकार कह रहे हैं, अगर ये अबुआ सरकार अबुआ राज्य के रूप में भी परिणत हो सका और यहाँ के लोगों का विकास के लिए इस पेशा का जो अधिनियम है उस अनुरूप नियमावली बनाकर जो ग्राम सभाओं को 7 शक्तियाँ मिलनी है, जैसे यहाँ इस नशा नियंत्रण के ऊपर, यहाँ का ज़मीन नियंत्रण के ऊपर, या कोई ज़मीन वापसी के ऊपर में, यहाँ का बाज़ार व्यवस्था के ऊपर में, यहाँ के मिनरल्स के ऊपर में रॉयल्टी लेने के अधिकार के ऊपर में, या जंगल में गौण वन उत्पादक का जो मालिकाना हक है, ये सब यहाँ के जो पारंपरिक पंचायत व्यवस्था है इनके हाथों में आए और इन फंडों का सही उपयोग होते हुए यहाँ के युवाओं का जो पलायन रोक सके, यहाँ के लोगों का जो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास या सर्वांगीण विकास हो सके, ये वर्तमान झारखंड सरकार से अपेक्षा रखते हुए मैं युवाओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये युवा ये आज अपने इतिहास को जानें, अपने स्थिति को परखें और सही दिशा में जाकर सरकार से मांग रख सकें और अपने इस समाज का स्मिता को, सांस्कृतिक विकास को, पारंपरिक विकास को हम अंजाम दे सकें। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए इस तरह का उन्होंने कहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग ये सीख करके आप लोग भी आगे आइए और अपने समाज को मार्गदर्शन देने के लिए और अपनी जो आवाज़ है उन आवाज़ को सरकार तक पहुंचने के लिए आप लोग भी आगे आइए। तब तक के लिए मैं लक्ष्मण हेम्ब्रम और मेरे सर सनातन सिंह कुंटिया की तरफ से भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी को जोहार।